वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि गुरु महाराज एक ऐसी नगरी में जाते हैं विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। पूरी जो नगरी है, घर से लेके जो छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं, वो पूरी गोल्ड की नगरी है। और वहाँ पे गुरु महाराज के साथ क्या होता है, फिर आगे चलते हुए जो मेन क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि नाम सिमरन जब हम कर रहे हैं, इतने सालों से पाठ कर रहे हैं, तो वो असर क्यों नहीं हो पा रहा अंदर। इफ़ वी आर प्रेइंग, तो हमें वो चीज़ महसूस क्यों नहीं हो पा रही। उसके बारे में हम विचार करेंगे। अभी गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ चलते हुए बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। गुरु महाराज जब उदासियों में निकले थे, उदासी मीन्स लॉन्ग ट्रैवल्स, गुरु महाराज ने 4 उदासियाँ की हैं जहाँ पर वो हर डायरेक्शन में गुरु महाराज गए हैं और वहाँ पर गुरु महाराज ने सच का प्रचार किया है। एक तरीके से देखें तो गुरु नानक देव जी पातशाह इज़ द सेकेंड मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन ऑन अर्थ। वहाँ पर गुरु भाई मर्दाना जी और गुरु साहब वहाँ से पहुँचते हैं स्वरणपुर। स्वरणपुर मीन्स द सिटी ऑफ गोल्ड। सो वहाँ पर बाहर बैठते हुए गुरु महाराज और भाई मर्दाना जी की वार्तालाप चलती है। गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ भाई मर्दाना जी, आप अंदर जाके भोजन लेके आओ, आपको भूख लगी होगी, और साथ में घूम के आओ और साथ में आप भोजन लेके आओ। अभी बाहर से तो सिटी बहुत सुंदर है। भाई मर्दाना जी कहते हैं कि आप जब भी ऐसा बोलते हो तब कुछ उल्टा ही होता है कि हर बार कभी भी हर बार गुरु महाराज जब भी भाई मर्दाना जी गए हैं आगे, अगर गुरु महाराज ने अगर मना किया और भाई मर्दाना जी आगे बढ़ गए, तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि कई बार जो देवलूट राक्षस है उन्होंने पकड़ा था भाई मर्दाना जी को। कौड़ा राक्षस ने ऑलमोस्ट निगल लिया था भाई मर्दाना जी को। तो यहाँ पर एक एक तरीके से वार्तालाप चल रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ, तुम नगरी के अंदर जाओ, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मांगेगा, ऐसा समझो कि ये जो नगरी है ना पूरी, ये पूरी तुम्हारी है। भाई मर्दाना जी गुरु महाराज को सतवचन कह के अंदर जाते हैं। वहाँ पर अंदर जाके हुए देखते हैं कि पूरी जो नगरी है वो पूरी सोने की बनी हुई है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सिंपल हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चतुराइयाँ नहीं दिख रही। तो वहाँ पर भाई मर्दाना जी अंदर जाते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कई बार हम कोई नई सिटी में जाते हैं तो हम एक पर्सन का गाइडेंस लेते हैं ताकि एक जो सिटी है उसका जायज़ा किया जाए। भाई मर्दाना जी वहाँ पर एक इंसान को मिलते हैं, उनका नाम होता है भाई धर्म सिंह। सिंह नॉर्मली उस समय भी यूज़ किया जाता था जो रूलिंग क्लास होती थी। वहाँ पर भाई धर्म सिंह जो होते हैं वो भाई मर्दाना जी को बताते कि अगर आपको भूख लगी है, ये सब जो शॉप्स हैं ये सब ने खाना बना के रखा हुआ है और ये पूरा जो भोजन है वो फ्री है, वो मुफ्त है। तो भाई मर्दाना जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भाई धर्म सिंह जी कहते हैं अगर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है ना तो उनको भी बुला लो, यहाँ पर भोजन मुफ्त मिलता है। हाँ, फिर वो अपने जो राजा हैं उनकी तारीफ करते हैं कि जो कमल कमल नैन जी, वो वहाँ के प्रदेश के जो राजा हैं, जो किंगडम के राजा हैं स्वरणपुर के, तो वो कहते हैं कि वो जो राजा है इतने दयालु हैं कि वो किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते किंगडम में। वहाँ पर भाई मर्दाना जी कहते हैं कि मैं अकेला ही हूँ जो खाने वाला हूँ, बाकी जो गुरु साहब हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं वो ज़्यादा नहीं सकते, वो संतोखी हैं, वो हमेशा नहीं सकते वो। तो फिर वहाँ पर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी भोजन करते हैं और फिर वो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं। जब गुरु महाराज देखते हैं भाई मर्दाना जी को, भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि कैसा लग रहा है, तो भाई मर्दाना जी कहते हैं, वो बहुत खुशी से कहते हैं कि बहुत ही अच्छा। तो कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह वो नगर के बाहर ही वहाँ अपना गुजारा करते हैं। और बाद में भाई धर्म सिंह कुछ दिनों बाद जो है उनके मन में एक सवाल आता है कि उन्होंने कहा कि एक साधु उनके साथ आए हैं जो बड़े दिनों तक नहीं खाते, ये तो बहुत अनोखी बात है। तो उनके मन में एक फुरना आया, एक थॉट आया कि क्यों ना जाके उनके दर्शन किए जाएं। तो भाई धर्म सिंह वहाँ पर भोजन बनाते हैं और वहाँ पर फिर वो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं और उनको उनके सामने रख देते हैं। अभी जब भोजन गुरु महाराज के सामने रखा जाता है तो वहाँ पर गुरु नानक देव जी पातशाह कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत भले हैं, दे आर वेरी गुड। वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता स्वरणपुर में, भले हम उस तौर पे ले के
भले हम थेफ्ट की बात कर लें कि कोई चोरी का सामान नहीं, कभी भी कोई भी ऐसा बलात्कार जैसे हालात नहीं। सवरनपुर में बहुत सारे जो है वो धर्मी पुरखों का राज है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना, वो सबको ये नगर में जन्म मिला है, और ये जो नगरी इसलिए बहुत प्रफुल्लित है। सो वहाँ पर भाई धर्म सिंह जी को एक बात गुरु महाराज कहते हैं कि लेकिन मैं ये भोजन नहीं छक सकता, मैं ये खाना नहीं खा सकता। भाई धर्म सिंह जी हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जब ये वार्तालाप हो रही होती है, भाई धर्म सिंह जी जो राजा हैं कमल नयन जी, उनके बारे में भी बहुत तारीफ करते हैं कि जो राजा हैं यहाँ के वो बहुत धर्मी हैं, वो लोगों की जो प्रजा है उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत मदद करते हैं। और कमल नयन जी जो कि राजा हैं सवरनपुर के, उनके अंडर में जो 17 किंगडम्स हैं, उनके किरदार की वजह से जो 17 किंगडम्स है, उन्होंने खुद कमल नयन जी के वो अंडर आ गए थे। सो कमल नयन जी इज द मेन हेड, और उनके अंडर 17 किंगडम्स आ गए अपने आप खुद, उनके किरदार को देख के। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं लेकिन एक जो दोख है तुम्हारे राजा में, एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं ये भोजन नहीं छक सकता। तो भाई धर्म सिंह जी पूछते कि ऐसी कौन सा दोख है, ऐसा कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा पाप है जिसकी वजह से नहीं कर सकते आप। तो वो महाराज कहते हैं कि जिसके बारे में होती है ना बात, वही बता सकता है। तो फिर ये बात कमल नयन जी तक पहुंचती है, और वहाँ पर वो गुरु महाराज के पास आते हैं, बहुत निम्रता से मत्था टेकते हैं, और वहाँ पर वो पूरी बात बताते हैं कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने कर दिया, ऐसा कौन सा दोष है मेरा जिसकी वजह से आप मेरे नगर का भोजन नहीं खा सकते। तो वहाँ पे महाराज ने कहा कि आपके अंदर है ना जो डोमिनेंस करने का जो कण है ना, जो ईगो से, जैसे संगत जी हम सब देखते हैं कि हम सबको किसी ना किसी को अधीन करना है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन पॉइंट्स कि जहाँ पर घर पे झगड़े होते हैं। क्योंकि हम सबको चाहिए कि सब हमारी बात सुने और हमारे ही अंडर रहें सब। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पर वो जो एलिमेंट है ना आपके अंदर, उसकी वजह से जो है, उसकी वो जो एक दोख की वजह से मैं ये भोजन नहीं छक सकता। वहाँ पर कमल नयन जी कहते हैं कि जो 17 राजा हैं, गुरु महाराज का जो एक इंडिकेशन होता है वो 17 राजाओं के अंडर होता है कि तुम बोलते तो हो कि प्रजा और तुम में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी तुमने वो 17 राजा को अपने अधीन रखा है। तो वहाँ पर कमल नयन जी हाथ जोड़ते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो 17 राजा है वो अपने आप खुद आए हैं मेरे पास चलकर, लेकिन बाद में एक जो बात होती है ना संगत जी, ये हम भी सीख ले कमल नयन जी से कि अपनी जो गलती है ना वो एटलीस्ट हम गुरु साहब के आगे कबूल करें। तो वहाँ पर कमल नयन जी कहते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई, अगर भूल में भी गलती हो गई मेरे से, तो आप मुझे बख्श लो। तो गुरु महाराज जो है कमल नयन जी की जो निम्रता देख के गुरु महाराज इतना प्रसन्न होते हैं कि गुरु महाराज फिर उनको हुक्म करते हैं कि आप जो है सुदर्शन जी के अंडर आ जाओ। ओके, सो वहाँ पर सुदर्शन जी के अंदर आओ, और अपनी ये जो हौमे है ना, ये जो एक दोख जो बाकी रह गया है, उसका भी नाश हो जाएगा। तो कमल नयन जी बहुत निम्रता से कहते हैं, सत्य वचन करते हैं, और फिर जो है जो गुरु महाराज फिर आगे जितने भी जो राज होते हैं, कमल नयन जी का राज और जितने भी 17 राजा हैं, वो सीधा सुदर्शन जी के अंडर आ जाते हैं। सो हम वापस एक हायरार्की देख लें तो कमल नयन जी और उनके सबसे पहले 17 किंगडम्स है, उनके ऊपर कमल नयन जी है, उनके ऊपर सुदर्शन जी है, और उन सब के ऊपर जो गुरु महाराज ने जिस पे कृपा की थी, भाई चंडा जी। तो भाई चंडा जी जो एक धार्मिक पुरुष है, गुरु महाराज ने उनको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था बख्शी है, वो सब जितने भी इतने किंगडम और उनके जो जितनी भी प्रजा है, वो सब भाई चंडा जी के अधीन आ गई। तो गुरु महाराज वहाँ पर प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज उनको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था बख्श देते हैं। संगत जी यहाँ पर कहना बहुत आसान है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था बख्श दी और फिर वो परमानंद में चले गए। वो जो फीलिंग है वो कोई बता नहीं सकता संगत जी, इसकी कोई कथा नहीं हो सकती। वो जो दात है उसका कोई मूल्य नहीं है। सो वहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हें राज कैसे मिला। तो कमल नयन जी हैरान हो जाते कि इनको तो मेरा पिछला जो हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का हिसाब है, वो भी पता है। फिर जो गुरु महाराज हैं उनको पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि राजा जनक हुए हैं त्रेता युग में, बहुत बड़े भगत और बहुत बड़े राजा भी।
तो वहाँ पर जो राजा जनक थे, तो उनके जो सेवक थे, जो कमल नयन जी हैं, वो उनके सेवक थे पिछले जन्म में। सो एक बार क्या हुआ कि राजा जनक ने एक फरमाइश जताई एक राजा होने के तौर पे कि मुझे पानी चाहिए, हिमालय का जो ठंडा पानी है वो मुझे चाहिए, और वो ऐसी तरीके से लेके आया जाए ताकि वो गर्म ना हो। तो वहाँ पर जो कमल नयन जी होते पिछले जन्म में, उनका नाम होता है सफ़ा चंद पिछले जन्म में। सो वहाँ पर सफ़ा चंद जो होते हैं, जो कमल नयन जी, वो जाते हैं, और जाते जाते उनके मन में एक फुरना आता है, यार काश मैं अगर राजा होता तो मेरे भी अंदर ऐसे लोग काम करते, मेरे अंदर जो प्रजा होती वो भी ऐसे काम करती। तो जब वो वापस आते हैं, राजा जनक जी जो कि एक भगत भी हैं, अंतर्जामी हैं, वो कह देते कि वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पर सफ़ा चंद जी जो हैं वो मना कर देते हैं कि कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा जनक जी उनके मन की बात बताते हैं कि तुम्हें तो राज चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मेरे से भी बड़ा राज मिलेगा। तो वहाँ पर सफ़ा चंद बहुत बेनती करते हैं कि महाराज, मैं राजभाग हासिल करने के लिए नहीं आया था आपके पास, मुझे मुक्ति की दात चाहिए थी, इसलिए मैं आपके पास आया। तो वहाँ पर जो राजा जनक जी हैं वो कहते हैं, आप फिक्र मत करिए, कलयुग में जो है करतार खुद आएंगे धरती पे, सरगुण रूप धारण करेंगे, वो आपको खुद पार उतारा करेंगे। तो वहाँ पर इसीलिए जो कमल नयन जी है उनको राज भी मिलता है, वो भी स्वर्णपुर जैसे देश का। और वहाँ पर गुरु नानक देव जी के पास, जब गुरु महाराज के पास जब उनका मिलाप होता है तो उनकी मुक्ति भी हो जाती है। तो संगत जी, यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक सच्चे गुरु की तलाश लोगों ने बहुत युग युग तक की है। ये मैं त्रेता युग की बात कर रहा हूँ। अगली जो साखी है वहाँ पर कई युग बीत गए, हजारों युग बीत गए, और एक जो चिरंजीवी होते हैं वो गुरु महाराज की उड़ीक कर रहे होते हैं कि कब गुरु महाराज आएंगे और उनको पार उतारेंगे। तो इसलिए बेनती है कि अगर आपको पता चल गया है ना कि गुरु पूरा है, तो फिर बलिहार जाओ, पूरा जो अपना तन मन तन है पूरा सौंप दो। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे साथ जाएगी, हमारे पास जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, हम सब यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो दो चीज़ें जो आपके साथ जाएंगी वो होगी सेवा और सिमरन। तो जो भी आपने सेवा की है उसका जो पुण्य है वो भी साथ में जाएगा, जो आपने नाम सिमरन किया है वो भी आपके साथ जाएगा, और अगर आपने जो बुरे कर्म कमाए हैं वो भी आपके साथ जाएंगे। सो एक तरीके से हम ऐसा ले लें कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई कोयले के पास जाते हैं ना, तो हमें एक काला सा निशान पड़ जाता है जहाँ भी हमारी बॉडी टच हुई होती है कोयले को। तो वैसे ही संगत जी, जब हम बुरे कर्म कमाते हैं ना, तो हमारी आत्मा पे वैसे जो दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारी आत्मा को कितने दाग ऐसे लग गए हैं कि हम अभी तक भटक रहे हैं। तो इसलिए सेवा करो, खासकर महापुरुषों की सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो। यू नेवर नो कि गुरु महाराज कब आपका पार उतारा कर ले। सेकेंड थिंग कि गुरु महाराज इतिहास में जितनी भी बारी गुरु नानक देव जी पातशाह की उदासियों का जिक्र आया है, वहाँ पर हमेशा ये बताया गया है कि गुरु महाराज जो थे वो सिर्फ उनका पूजन सकते थे जो ईमानदारी से कमाते थे, जो हक लाल की कमाई, मतलब जो हक से जो कमाई है, ऑनेस्टी। तो जो धर्म की क्राइटेरिया में खड़ा हो, उस पे जो जिसने कमाई की है उनका ही पूजन सकते थे गुरु महाराज। वरना गुरु महाराज पवनहारी रहते थे, पवन के आश्रय रहते थे। कभी भाई मर्दाना जी को भूख लगती थी वो शक लेते थे, लेकिन गुरु महाराज नहीं शकते थे। तो जब भाई लालू जी का प्यार मिला, देखा गुरु महाराज ने, भाई लालू जी जिनके बारे में हमने पिछले सेशंस में बात की थी, तो भाई लालू जी जब परोसते हैं गुरु महाराज को उनकी जो हक लाल की कमाई है, जो हक से उन्होंने कमाया है, जो ऑनेस्टली, तो गुरु महाराज वो बहुत प्यार से सकते हैं। लेकिन मलिक भागो जी, जिन्होंने मतलब लोगों का लूट खा के उन्होंने कमाया होता है, गुरु महाराज उनके घर से नहीं खाते। तो धर्म का मार्ग मतलब कि ऐसे कि इवन ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मैं खुद ड्रिंक नहीं करता और मेरे खुद का शराब का ठेका है। यू कांट बी लाइक दैट कि गुरु महाराज ने बोला नहीं पीना, मैं तो नहीं पीता, लेकिन आपको खुद शराब का ठेका है। नहीं बोलोगे कि मैं खुद बाल नहीं काटता लेकिन खुद का पार्लर है, नहीं। तो वो आप
वो आप इनफैक्ट 1000 लोगों को और इंस्पायर करोगे, आप अधर्म के राह पे जाओ। तो वो जब चीज़ आ जाती है ना संगत जी, फिर गुरु महाराज हमारे घर की भी रोटी नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर हमारे जो आत्मा रूपी घर है ना, वहाँ पर गुरु महाराज कदम नहीं रखेंगे। फिर जो तीसरी लर्निंग है, आखिर में जब कमल नयन जी बहुत भावुक हो जाते हैं, कुछ दिन गुरु महाराज वहाँ रहते हैं। वहाँ पर जैसे हमने देखा था पिछले सेशंस में भी, गुरु महाराज वहाँ पर रहते हैं, कीर्तन करते हैं लोगों के बीच में, पार उतारा करते हैं लोगों का, नाम सिमरन करवाते हैं लोगों को, वो सच्चे नाम जो सच्चा गुरु मंत्र है वो गुरु महाराज देते हैं। और आखिर में जब गुरु महाराज जाने की तैयारी करते हैं, कमल नयन जी बहुत वैराग में आ जाते हैं। वो बहुत कहते हैं कि गुरु महाराज आप रुक जाओ, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, ये राजबाग में यहीं छोड़ देता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कभी भी हमारी याद आए, कभी भी आपको हमारी याद आए, आप कड़ा प्रसाद की देग बनाना मर्यादा से, प्यार से। जब आप भावना से आप कड़ा प्रसाद की देग बनाओगे और अरदास करोगे, मैं वहीं हाजिर होऊंगा। सो बहुत बारी हमें अपने फ्रेंड से सुनाई देता है कि हाँ, वी लव द स्वीट डिश इन गुरुद्वारा साहिब। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्वीट डिश, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी जो स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है इसके पीछे। सो गुरु महाराज ने, भले हम देखें, हम पिछले सेशंस में जाएं तो राजा शिवनव जी को भी ये चीज़ बोली थी, भाई मनसुख जी को भी ये चीज़ बोली थी, और आगे राजा सुदर्शन जी को भी यही उपदेश महाराज देके आए थे कि कभी भी आपको हमारी याद आए, आप कड़ा प्रसाद की देग प्यार से बनाना, सब कार्य पूरे हो जाएंगे। तो ये सिक्खी में एक उसूल है कि अगर आपके कोई भी कार्य अटके हुए हैं, भले वो दुनियावी हैं या संसारिक है, आपके जो वर्ल्डली कार्य हैं जैसे जॉब या कुछ ऐसे, या फिर आपके आध्यात्मिक कार्य है कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डूब रहा हूँ एक तरीके से, तो आप कड़ा प्रसाद की देग बना के आप जब अरदास करोगे गुरु महाराज को सच्चे मन से, तो वो गुरु महाराज फिर वो कार्य में आप सहाय होंगे, वो आप खुद मौजूद होके आपके जो सब कार्य है वो पूरे करेंगे। अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो राजा महाराज ने क्या किया। जब हम गुरु नानक देव जी पातशाह की बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जस्ट एक जो महिमा है वो बहुत कम करके बताते कि ही वॉज जस्ट अ पर्सन, या फिर ही हैड, मतलब फिलॉसफी बताते कि हाँ गुरु महाराज वॉज, मतलब वो फिलॉसफी बताते थे लोगों को, या मोटिवेशनल स्पीकर थे, या फिर एक सेंट के तौर पे जाना जाता है। संगत जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनलाइटेंड एंड एनलाइटनर। तो गुरु इज द एनलाइटनर। एनलाइटन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेंट्स हैं, बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी हैं, एनलाइटन बहुत सारे हैं, लेकिन एनलाइटनर एक ही है। तो वो गुरु महाराज ना केवल लोगों को, ये जो गुरु महाराज ने ये जो लोगों की पुकार थी, एक जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया उनको पता होगा कि एक पुकार थी दुनिया से कि ये जो जितने भी बंधन है ना, ये उससे मुक्त कराओ। इतना ऑपरेशन घर घर पे जो है, जो अधर्म फैल चुका था, तो वहाँ पर गुरु महाराज का प्रकाश हुआ। तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु महाराज का जिक्र आता है कि गुरु महाराज करने क्या आए थे। तो वहाँ पर गुरबाणी में फरमान आता है कि नानक राज चलाया, सच कोट सताणी नींव दै। गुरु नानक देव जी पातशाह जो सच का राज है वो चलाने आए थे। सो नॉट इन द स्पिरिचुअल सेंस ओनली, बट इन द पॉलिटिकल एंड वर्ल्डली सेंस एज वेल। सो आपके जो भी एस्पेक्ट्स है लाइफ में, गुरु महाराज ने हर एक चीज़ का उत्तर दिया है कि आपको ज़िंदगी में कैसे विचरना है, जब आप जॉब कर रहे हो आपको कैसे विचरना है, अगर एक सिख पॉलिटिक्स में जाता है तो उसको कैसे विचरना है, अगर एक सिख एक रिलेशनशिप में जा रहा है या उसका विवाह हो रहा है तो उसमें कैसे बिहेव करना है, हाउ, क्या रहत मर्यादा होनी चाहिए, और आखिर में अगर एक सिख को परमात्मा के साथ मिलना है तो उसमें भी सिख को क्या करना चाहिए। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि ये जो सच का जो राज था वो आगे कैसे बढ़ा। सो क्रोनोलॉजिकली हम जाएंगे। गुरु नानक देव जी पातशाह जो है वो उन्होंने बहुत लॉन्ग ट्रैवल्स किए, वहाँ पर बहुत सारे गुरमुख से गुरु महाराज की वार्तालाप हुई। वहाँ पर जो मेन देखने वाली बात यह है कि गुरु महाराज ने हर एक जो दूसरे रिलीजन्स के जो बहुत बड़े धाम हैं
वहाँ पर जाके गुरु महाराज ने जो वहाँ के जो मेन रिलीजियस हेड्स होते हैं उनके साथ भी वार्तालाप और जो विचार थी उस एक परमात्मा की और वो जो सच्चा जो एसेंस है उस एक परमात्मा की, उस पर डिस्कशंस हुए। हम आगे चल के देखेंगे गुरु महाराज मक्का मदीना भी गए, महाराज हरिद्वार भी गए, महाराज रोम भी गए, वहाँ पर क्रिश्चियंस के जो मेन पोप थे वहाँ पर उनको भी मिले। सो महाराज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे महाराज ने डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसेस थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, गुरु महाराज ने उनको भी सच का ज्ञान बख्शा और उनको भी महाराज ने कृपा की, उनको भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था बख्श के, ताकि वो जो हैं, क्योंकि बिकॉज ही न्यू कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो आगे चल के जो है लोगों को सच का प्रचार करेंगे। तो जब वो सच का प्रचार करेंगे तो इट विल एस्टेब्लिश अ राइटियस किंगडम, जहाँ पर कोई भी जो है कुछ गलत ना हो उस किंगडम में। तो आगे चलते हुए गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु हैं, जो तीसरे फॉर्म हैं गुरु नानक देव जी पातशाह के, उन्होंने 22 मंजिस और 52 आए सो उन्होंने मंजीस एस्टेब्लिश की थी। मंजीस के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने पिछले सेशंस में ही देख दिया था कि गुरु महाराज ने हर एक स्टेट में, जैसे भाई चंदा जी को भाई चंदा जी को जैसे एक एरिया सौंपा था गुरु महाराज ने कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अगर कोई भी समस्या आती है उनको, तो भाई चंदा जी उनका साथ दें, भले वो किसी भी प्रकार की, भले वो फाइनेंशियल हेल्प हो, भले वो धर्म के हिसाब से अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो हेल्प हो। तो गुरु महाराज गुरु अमरदास जी पातशाह ने वहाँ पर मुगल सरकार के जितने प्रोविंस स्टेट्स थे, वहाँ पर जितने भी प्रोविंस स्टेट्स से मुगल सरकार के, वहाँ पर गुरु अमरदास जी ने अपनी मंजी एस्टैब्लिश की। वहाँ पर हर एक एरिया का एक मुखी बनाया और वहाँ पर जो है धर्म का प्रचार किया कि ताकि वो एक जो लीडर होगा, जो जिनको महाराज जिन पे कृपा करेंगे और जो जिसको हेड बनाएंगे, वो वहाँ पर जो है जो देखेगा कि वहाँ पर एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा। मंजी वॉज अ सेंटर जहाँ पर लोग धर्म सीख सकें। जैसे आजकल अगर गुरुद्वारा साहब जाते वी गेट टू लर्न अबाउट, हमें कथा सुनने को मिलती है, हमें कीर्तन सुनने को मिलता है, हमें लंगर में सेवा करने को मिलती है। सो इट्स काइंड ऑफ ओवरऑल थिंग। सो आगे चलते हुए हर एक गुरु महाराज ने एक सिटी एस्टेब्लिश की और वहाँ पर एक आइडियल रूल बनाया। वहाँ पर जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने करतारपुर साहिब वसाया, जो अभी आज के दिन पाकिस्तान में है। वहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब बसाया। ऐसे ही गुरु रामदास जी ने महाराज ने श्री अमृतसर साहिब जी की जो सिटी है उसको फाइंड किया। ऐसे सिटी महाराज ने एस्टेब्लिश की और वहाँ पर जो धर्म जो असली मूल था महाराज ने वो एस्टेब्लिश किया, जहाँ पर कोई भी जात पात के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जहाँ पर जेंडर के तौर पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। गुरु अमरदास जी की जो मंजिया थी वहाँ पर वुमेन को भी एक प्रचारक रखा गया था, जहाँ पर महिलाओं को भी प्रचार करने का मौका दिया गया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। सो आगे चलते हुए गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने सिर्फ दरबार साहिब की जो सृजना की, मतलब एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वर्क था पूरे दरबार साहिब का। सो दरबार साहिब जो है आप सब जानते हैं, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। सो दरबार साहिब जो है वो एक तरीके से पूरी जो मनुष्यता है उसके लिए एक आस की किरण है। भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी अंदर से, अगर किसी का बाग सूखा हुआ है ना, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं तो अभी मर जाऊं तो अच्छा है, अगर उसकी आत्मा जो है माया के इफेक्ट में अगर टूट चुकी है, जब कोई आसरा नहीं रहा, सब दरवाजे बंद हो गए, भाई वीर सिंह जी कहते हैं अगर कोई दरबार साहिब जाके मत्था टेके कोई अरदास कर देना सच्चे दिल से, तो उसका जो मन है, जो दिल है, वो हरा भरा हो जाता है। कोई भी आस जो है, भले वो फिजिकल है, भले वो स्पिरिचुअल है, वो सब जो है दरबार साहिब में लाखों लोग हर रोज़ आते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लंगर छकते हैं और वहाँ पर जो अपनी जो फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग जो है लाखों लोगों को मिलती है। लाखों लोगों के लिए एक आस की किरण है दरबार साहिब। आगे चलते हुए जैसे एक बगीचा होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल बगीचा है। सो बगीचे के जो सराउंडिंग्स है ना, इट इज़ ऑलवेज हैज़ अ फेंस। एक फेंस डाला जाता है ताकि कोई भी जो पशु है, जो स्ट्रे एनिमल्स है, वो अंदर आके बगीचे को बिगाड़े ना।
तो वहीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, जो कि 6वें गुरु थे, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। वहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब को गुरु महाराज ने कहा कि फ्रॉम नाउ जो है, आज से अगर संगत को मेरे पास आना है तो आप हथियार लेके आओ, आप घोड़े लेके आओ, ताकि जो है जुल्म के खिलाफ जंग हो सके। और ये जो ब्यूटीफुल जो एक नींव जो गुरु महाराज ने रखी थी उसको उसका डिफेंड हो सके। अभी जंगत जी आप देखते हो कि हम इतनी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं और कितने लोगों का उद्धार हो रहा है इस ज्ञान से, कितने लोगों के आत्मा को सच का राह पता चल रहा है। लेकिन ये जब एक सच की जो नींव खड़ी की जाती है ना संगत जी, सो जो झूठ है, दिस एज इज ऑफ फॉल्सहुड, ये कलयुग जो है ये एक पूरा कूड़ का राज है, इट्स द एज ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पर वो सच के राज को टिकने नहीं देता, लेकिन जो सच है वो हमेशा अटल रहता है। इसलिए नाम भी अकाल तख्त रखा। अकाल तख्त का मतलब है द टाइमलेस थ्रोन। अकाल मतलब जो काल के अंदर ना आए, जो समय के अंदर ना आए, और तख्त का मतलब हम जानते ही हैं कि एक तख्त, एक थ्रोन। सो एक तरीके से भगवान ने अपना खुद का तख्त सजाया वहाँ पर, ताकि जो लोग हैं, किसी को कोई उम्मीद ना रहे पूरी दुनिया से, वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शरण में जा सके। तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने रेवोल्यूशनाइज किया। वहाँ पर हथियार भी थे। दरबार साहब में श्री अकाल तख्त साहिब में गुरु महाराज ने हथियार मंगवाए, ताकि जो वहाँ की जो उस वक्त की जो जुल्मी हुकूमत थी उसका सामना किया जा सके। और आखिर में हम सब जानते हैं, एंड अकाल तख्त साहिब संगत जी इज द सिंबल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द सिख नेशन। तो एक तरीके से जो है, जैसे भगवान है, भगवान किसी के अधीन नहीं आता, तो वैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी या गुरु नानक देव जी पातशाह की बात करें, वो कौन थे? आप नारायण कलातार जग में परवरियो, वो सरगुण रूप में अकाल पुरख आप थे। तो वो भी सोवरन, तो वो भी किसी के अधीन नहीं आते। तो वैसे गुरु महाराज ने एक ऐसा तख्त साजा जो किसी के भी अधीन नहीं आएगा, भले जो भी राज हो। सो ये एक सोवरेनिटी की, एक प्रभु सत्ता की एक निशानी है श्री अकाल तख्त साहिब फॉर द सिख नेशन। आखिर में हम सब जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की, और वहाँ पर जो है गुरु महाराज ने संत सिपाही बनाए जो कि जुल्म के खिलाफ टाकरा लेंगे। खालसा का मतलब वो होता है कि वो ज़मीन जो सीधा राजा के अंडर आए। ऐसे बहुत सारी ज़मीनें हैं जो काफ़ी पटवारी के अंडर या किसी फार्मर के अंदर आ सकती है, लेकिन खालसा वो ज़मीन होती है जो सीधा राजा के अंडर आए। वैसे ही खालसा गुरु महाराज ने ऐसा साजा कि वो सीधा भगवान के अंदर आएगी, उसके बीच में देयर विल बी नो इंटरमीडिएट। वो किसी सिर्फ एक धर्म को सपोर्ट करना या एक कंट्री को सपोर्ट करना नहीं। तो वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने एक ऐसी आर्मी बनाई दैट इज सोवरेन, और जो भी ऑप्रेस्ड है वो आर्मी उसको सपोर्ट करेगी ही करेगी। भले पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और वो ऑप्रेस्ड जो है वो एक साइड हो जाए, खालसा उसकी मदद ज़रूर करेगा। सो आगे हम बात करते हैं, ये जो जिनको नहीं पता, ये जो दिन हैं, ये जो दिहाड़े हैं, दैट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द सिख हिस्ट्री के ये जो दिन हैं फ्रॉम 1 जून टू 6 जून या 10 जून हम ले लें। वैसे तो एक तरीके से हम ले लें 1970 से 1990s का ही पूरा दौर रहा है, लेकिन ये जो दिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सिख इतिहास में, ड्यू टू कि वो जो सच का जो तख्त है, जैसे गुरु महाराज ने भाई चंदा जी को अपॉइंट किया, वहाँ पर एक सच का राज बताया, तो वहाँ पर जो है वो सच के तख्त को चैलेंज ज़रूर आता है। सो अतरम गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के हुक्म है कि राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। कि राज जो होता है ना संगत जी, उस पर धर्म बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तरीके से धर्म डिपेंड करने का भाव ये नहीं कि अगर राज नहीं होगा तो मतलब कि धर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं। भाव ये है कि ये दोनों दीज आर लाइक कि ये साइड बाय साइड चलने चाहिए। जो धर्म है, अगर कोई राज है तो वो धर्मी हो, और जो अगर धर्म का राज नहीं होगा तो जो भी धर्म कमाएंगे ना लोग, वो उन पे अत्याचार किया जाएगा। सो इसी का एक सिंबलिज्म जो है वो इन 6 दिनों में दिखाई दिया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अमृतसर, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहा जाता है।
सो जब हम बात करें कि अतरम हाउ इट गोज़ फ्रॉम द टॉप लेवल, जो पॉलिटिकल लेवल है, वहाँ से आपके घर तक आग कैसे पहुँचती है, उसके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुआ, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो धर्म के तौर पे वहाँ पर देश का बंटवारा हुआ था। वहाँ पर जो सिख लीडर्स थे, उनको एक ऑप्शन दिया गया था, आइदर दे कैन हैव देयर ओन कंट्री, उनकी खुद की एक देश हो सकता है उनका, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन हो जाए या तो वो भारत को ज्वाइन हो जाए। तो वहाँ पर जो सिख लीडर्स को जवाहरलाल नेहरू और जो महात्मा गांधी हैं, ऐसे जो लीडर्स हैं उस समय की सरकार के, दे इन्फ्लुएंस द सिख लीडर्स कि आप हमारे यहाँ आओ और आपका जो कल्चर है, आपकी जो रिलीजन है, आपको पूरा सत्कार दिया जाएगा। अगर आपकी जो रिलीजन है, आपका जो कल्चर है, अगर उसको राइट्स नहीं मिलते, अगर आप जो राइट्स मांगते हो वो आपको राइट्स नहीं मिलते, देन आपको तो पता ही है कि आपका इतिहास कैसा है, दैट आप वेपन्स उठाते हो, ठीक है, अधर्म के खिलाफ। सो दिस वॉज द वर्ड्स विच जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी सेड। और वहाँ पर संगत जी अगर हम देखें आइडियली, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का हम देखते हैं, इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का भाव कि जो स्टेट्स को है एक पावर मिलती है, ओके। सो स्टेट्स को जो पावर मिलती है वो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट्स को इतनी पावर मिलती है कि वो अपने स्टेट्स के खुद डिसीजंस ले सके, ओके। खासकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, इकोनॉमिकल डिसीजंस है। सो अगर एक स्टेट है अमेरिका में, सो दे हैव द राइट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, ठीक है। और इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट पे। सो इंडिया वॉज सपोज टू बी द सिमिलर काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पंजाब मीन्स आज के दिन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सो ये जो पंजाब है, ये जो पूरा, सो इट विल बी गिवन टू द सिख्स एक फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे, जहाँ पर वो अपने जो रिलीजियस राइट्स हैं और जो फ्रीडम है, जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख लोग हैं, दे कैन एन्जॉय। वहाँ पर फिर क्या होता है कि जैसे ही पार्टीशन होता है और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, सो देर आर सेवरल थिंग्स विच कम्स इन टू कंसिडरेशन। वहाँ पर सबसे पहले जो है, वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइडेड है। तो वहाँ पर सबको अपने अपने राज मिल जाते हैं। जैसे तमिलनाडु को जो तमिल्स हैं उनको तमिलनाडु मिलता है, गुजरात है तो गुजरात, ओके। आई थिंक गुजरात नहीं, केरला जो है। सो एवरी लिंग्विस्टिक द स्टेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। वहीं पे जो पंजाब है, जहाँ पर जिसको वादा किया गया होता है कि दे विल बी सेफगार्डिंग द राइट्स, वहाँ पर उनको बताया जाता है कि जो स्टेट जो लैंग्वेज है पंजाब की, दैट विल बी हिंदी। और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो क्लॉज हैं दैट वर नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज प्रॉमिस्ड बिफोर। उनमें से एक है कि जो सिख कौम है, जो खालसा पंथ है, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर हिंदुइज्म एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट। सो ऐसी जो चीज़ें हैं, इसके तौर पे जो स्कूल्स हैं, जो पंजाब की जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो पंजाबी थी तो पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती थी। आज के दिन में भी कई ऐसे पंजाब के जो स्कूल्स हैं, खासकर चंडीगढ़ में, बीइंग द कैपिटल ऑफ पंजाब, वहाँ पर कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर पंजाबी इज़ नॉट इवन द थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। एंड पंजाबी क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल ट्राई टू कवर। सो वहाँ पर जो है, जो ऐसे बहुत सारे जो रीजंस है वो डेवलप होते हैं। और जो पंजाबी डज नॉट मीन ओनली सिख्स। जो पंजाब में रहने वाले जितने भी लोग हैं, भले वो हिंदू हों, भले मुसलमान हों, भले सिख हों, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे परफॉर्म, वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं फॉर पंजाबी सूबा मूवमेंट। सो पंजाबी सूबा मूवमेंट में वहाँ पर जो लैंग्वेज के बेसिस पे दे वांट कि हमारी जो भाषा है वो हमें दी जाए। एंड देन जो जवाहरलाल नेहरू है, दे से टू द सिख लीडर्स कि यू मिस द बोट, मतलब कि तुम्हारे पास चांस था दैट यू कुड हैव योर ओन रूल बट यू हैव मिस द बोट। फिर आगे चलते हुए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है। संगत जी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इट्स सेल्फ अ बिग टॉपिक, लेकिन मैं सब आपको एक तरीके से प्रेरणा देना चाहूँगा कि रीड अबाउट इट,
क्योंकि इसके बारे में फिर जो नरेटिव दिया जाता है ना, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विच इज़ नॉट ट्रू। तो वहाँ पर जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था, वहाँ पर जो इकोनॉमिकल राइट्स है पंजाब के, उसके बारे में बात होती है। पंजाब का जो 70% जो वाटर है वो दूसरे स्टेट्स में जाता है और उसका कोई भी रेवेन्यू जो है पंजाब को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर झारखंड है तो झारखंड को अगर कोल कोई भेज रहा है बाहर, सो दे गेट द प्राइस फॉर दैट। लेकिन पंजाब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वाटर। सो पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, ओके। सो वो जो पानी जो बाहर जाता है उसका कोई मूल्य पंजाब को नहीं मिलता। पंजाब बीइंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर जो जनरेट होती है वो आज की डेट तक थर्मल बेसिस पे होती है। मतलब जो थर्मल प्लांट्स हैं वहाँ से पंजाब को मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, रादर देन हाइड्रो प्लांट्स जो कि विच आर वेरी मच चीपर देन थर्मल प्लांट्स, बीइंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। एंड जहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे जो रिवर है वो हरियाणा या राजस्थान को ही जाती है, कई जगह पे ऐसी भी जगह पे जाती है वेयर इट्स ऑफ नो यूज़, मतलब वो जो पूरा पानी है वो वेस्ट चला जाता है। ओके, सो दिस वॉज डन इंटेंशनली। और इसका इफेक्ट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अधर्म आपके घर तक कैसे आता है, कि वो जब पानी है, अभी जब वो चीज़ हुई पंजाब के ऊपर इम्पोज किया गया कि पंजाब के जो फार्मर्स है दे हैव टू डू कल्टीवेशन ऑफ राइस, एंड राइस जो है वो स्टेबल फूड नहीं है पंजाब का। ओके, सो जब उनको वो क्रॉप्स उगाने के लिए किया गया कि यू नो जो पानी ज़्यादा खींचते हैं, सो फार्मर्स टुक द वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड तक आज एक ऐसी नौबत आ गई है पंजाब की कि इट्स एस्टिमेटेड कि 2030 या 2035 तक पंजाब कैन बी मतलब वहाँ पर ड्रॉट्स आ सकते हैं, बीइंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। एंड वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो कैंसर केसेस है वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो पानी जब पीते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वहाँ पर जो हैवी मेटल्स है वो उनकी शुरुआत हो गई है। फिर ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में, जैसे दरबार साहिब का जो कीर्तन जो हम सुनते हैं, उस समय सिर्फ जो वाराणसी था वहाँ के जो रिलीजन के हिसाब से वो ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। लेकिन जब खालसा गया सरकार के पास कि हमारी भी जो धार्मिक मांग पूरी की जाए, हमारा भी ब्रॉडकास्ट हो दरबार साहिब का, लेकिन वहाँ पर एंड खालसा विल पे, नॉट इवन द गवर्नमेंट विल पे, खालसा विल पे, लेकिन वो ऐसी जो मांगे हैं। एंड देन वहाँ पर जो दलित पॉपुलेशन है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनका साथ दिया जाए, जो फार्मर्स है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके जो ट्रैक्टर्स है उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम किए जाएं। सो ऐसी जो मांगे थी अबाउट द इकोनॉमिकल राइट्स ऑफ पंजाब, वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में मेंशन थी। सो सरकार ने यहाँ पर क्या किया, जो आज भी हो रहा है, कि वहाँ पर एक नरेटिव सेट किया, कि नरेटिव ऐसा सेट किया कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, जो धर्मों के बीच में लड़ाना इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द सरकार, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हम देखते हैं। सो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने कहा कि वहाँ पर उकसाया गया एक तरीके से न्यूज़पेपर्स के थ्रू और जैसे मीडिया को यूज़ करके, कि जो सिख है ना ये अपना एक अलग ही स्टेट मांग रहे हैं। सो स्टेट मीन्स अ कंट्री भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको उकसाया गया। फिर वहाँ पर जब लैंग्वेज बेसिस पे लैंग्वेज बेसिस पे एक सर्वे किया जाता है, और वहाँ पर सर्वे में जो दोस्त नॉन सिख पंजाबीज जो पंजाबी बोलते थे, उन्होंने भी अपनी जो मातृभाषा वो हिंदी लिखाई, क्योंकि वो हेट भर दिया गया था उनके अंदर थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स, जो आज भी होता है। एंड देन हेट्रेड इतनी फैल गई आगे कि जो वहाँ पर जो नॉन सिक्स है उन पे अटैक्स होने शुरू हो गए। वहाँ पर ब्लैक कैट्स भेजे गए। ब्लैक कैट्स मीन्स के भेस बदल के सिखों का भेस धारण करना एंड अटैकिंग द नॉन सिक्स। सो मैनी वर किल्ड इन दैट केस। सो ऐसे बहुत सारी जो केसेस थे इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोज स्टार्टेड अफेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब। सो वहाँ पर डिवाइड एंड रूल जो है वो इम्पोज किया गया, क्योंकि जब एमरजेंसी लगती है 1977 में, तो सबसे ज़्यादा जो भागीदार होते हैं, इट इज़ लाइक 35% वो सिख होते हैं। सो इसकी वजह से जो गुरूर है सरकार का, तो वो जो है वो थोड़ा सिखों की तरफ आ जाता है, बिकॉज सिख फाइट फॉर देयर राइट्स। आखिर में
क्या होता है कि जब हम देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, अगर आज किसी का रेप होता है, कैन वी आस्क फॉर जस्टिस? क्या हमें लगता है कि कोर्ट में जस्टिस मिलेगा? इट्स नॉट, इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट? सो वहाँ पर क्या होता है कि जो 1970s के बाद 1978 में एक घटना होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। 1978 में जो वहाँ पर जो निरंकारी हैं, दे स्पीक एब्यूजिव वर्ड्स अगेंस्ट गुरु साहब एंड दे सेड कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने जैसे 5 पेरे सजाए थे वैसे हम 7 सजाएंगे। एंड देन व्हाट दे डू इज कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी बेअदबी की, जिसके खिलाफ जो है सिखों ने प्रोटेस्ट किया पीसफुली, एंड देयर जो ओपन फायर कर दिया गया था फ्रॉम पुलिस। सो अभी जब ये चीज़ें आने लग गई, एंड वहाँ पे एक और जो घटना वापरी 1982 में कि डूम्स वैली में एक दरबार साहिब जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है सिख मत के लिए, तो वहाँ पर डूम्स वैली में 1982 में ही तैयारियां करनी शुरू कर दी थी और ऑफ हाउ टू अटैक इट। आखिर में हम देखते हैं कि अटैक होता है 84 में, ओके। सो उस वक्त क्या होता है कि सिख जो है, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने, जैसे मैंने बताया पहले, कि सेंट सोल्जर्स सजाए हैं। इट इज़ नॉट ओनली सेंट्स बट सेंट सोल्जर्स। तो जब घर से निकालना शुरू कर दिया, यंगस्टर्स को मारना शुरू कर दिया, जब रिलीजियस बेसिस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया, जब लोगों को इतनी नफरत फैला दी गई लोगों पे थ्रू मीडिया एंड दैट मीडियम, देन वहाँ जब धर्मयुद्ध मोर्चा के जो मेन हेड होते हैं जरनैल सिंह जी, सो वो जो मेन हेड होते हैं, दे आस्क सिख्स टू रेज आर्म्स। वहाँ पर वेपन्स का आसरा लिया जाता है, और आसरा किसके लिए? जुल्म करने के लिए नहीं, किसी मजलूम को मारने के लिए नहीं, बट राखी के लिए, फॉर सेल्फ डिफेंस। वहाँ पर बहुत सारे केस आते हैं, जैसे आप सुब्रमण्यम स्वामी की भी आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, वेर ही सेज कि जब वो गए थे जरनैल सिंह जी को मिलने, सो व्हाट हैपेंड इज, वहाँ पर एक लड़की थी फ्रॉम हिंदू फैमिली, सो वहाँ पर उनको डाउरी मांगी जा रही थी उनके परिवार से, एंड डाउरी इज़ अ बिग इशू इन आवर कंट्री। लड़कियाँ भी मार दी जाती हैं उनके लिए, उसके लिए। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो जरनैल सिंह जी के पास ये शिकायत लेके आई जाती है। तो मैं जस्ट ये एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है, जब उनको ये एग्जांपल शेयर किया जाता है, सो सुब्रमण्यम स्वामी देखते हैं कि हाउ जरनैल सिंह जी यूज्ड टू टैकल थिंग्स। गुरु महाराज वहाँ पर जरनैल सिंह जी ने वहाँ पर उनको बताया कि आप एक दिन के लिए हमारी लड़की बन जाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो वहाँ पर फिर उनके जो पति होते हैं और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और वहाँ पर सिंघों को बुलाया जाता है कि बैग लेके आओ, पूरे जो पैसे हैं ना, बैग लेके आओ वो पूरा, और वहाँ पर वो उनके मुंह पे फेंक दिया जाता है। अगर तुम्हें पैसों का लालच है ना, ये लो, रखो, जाओ यहाँ से। वो शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा था संगत जी के जो पॉलिटिक्स है पंजाब की, सो दैट वाज चेंजिंग स्लोली। जहाँ पे कोर्ट्स रखे जाते हैं जस्टिस के लिए, जहाँ पे हम पुलिस के पास जाते हैं जस्टिस के लिए, जहाँ पे हम सरकारों के पास जाते थे जस्टिस के लिए, पीपल स्टार्टेड गोइंग टू अकाल तख्त साहिब। और ये जो चीज़ है, इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब पावर की बात आती है, देन थिंग्स गो डर्टी। तो वहाँ पर फिर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है, जहाँ पर वो बहाना लगाया जाता है कि इट इज़ टू किल जरनैल सिंह जी। लेकिन उस वक्त जो भी गुरबाणी हम अभी जिससे सेध ले रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी है, वो भी जला दी जाती है। वहाँ पर दरबार साहब पे हमला होता है, और वो उस वक्त होता है जब गुरु अर्जन देव जी पातशाह का गुरपुरब होता है, शहीदी पुरब होता है, जहाँ पर हज़ारों की संगत इकट्ठी हुई है, और वहाँ पर जो है बिना वार्निंग के हमला किया जाता है। और सरोवर जो है वहाँ पर उसकी बेअदबी की जाती है, डिसरिस्पेक्ट की जाती है। वहाँ पर जो ग्रंथ हैं वहाँ पर एक तरीके से यूरिनेट किया जाता है। वहाँ पे जो संगत है, वहाँ पर जब वो पानी मांगते हैं, तो वहाँ पर उनको यूरिन दिया जाता है टू ड्रिंक। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और फिर आखिर में जो है दैट थ्रोन, जिससे पूरी दुनिया आस रखती है, उसको
उसको उड़ा दिया जाता है एक तरीके से टैंक्स के थ्रू, विच इज़ लाइक an attack on the Sikh nation. So ये जो चीज़ है संगत जी, जो राज स्थापित किया है ना संगत जी, ये जो गार्डन है, गुरु नानक सीरीज में हम सिर्फ गार्डन की बात करते हैं, लेकिन वो गार्डन को जो प्रोटेक्ट करने की बात आती है ना संगत जी, सो दैट इज़ कि जब गुरु महाराज खुद अपने जो सिख हैं वो किसी किसी रूप में आके ना वो फेंस बन जाते हैं। और ऐसे ही बैटल ऑफ अमृतसर में बहुत सारे सिंह थे जो दरबार साहब को डिफेंड करते करते शहीद हो गए। सो लेकिन ये जो तख्त है इट इज़ अगेन रीबिल्ट और आज भी श्री अकाल तख्त साहिब रहता है। सो ये एक वचन किया गया था, जब दरबार साहब का जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने जब नींव रखवाई थी, तो तब जब नींव रखी थी दरबार साहब की, तब अरदास की गई थी, बाबा बुड्ढा जी ने अरदास की होती है। तो वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी अरदास करते हैं कि ये जो दरबार साहब है ना, ये जिसकी नींव रखी जा रही है, ये सब धर्मों के लिए एक आस की किरण होगी। जो भी यहाँ पर श्रद्धा से आएगा दरबार साहब में, जो भी यहाँ पर मत्था टेकेगा, जो भी यहाँ पर नमन करेगा उस एक भगवान के अंदर, उनको उसको सब कुछ मिल जाएगा। जो दिल से सेवा करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा उसका खात्मा हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट वी सॉ, भले वो मुगल्स हों, ब्रिटिश एरा में हम बात करें तो ब्रिटिश एरा में वंस इट हैपेंड जहाँ पर उन्होंने दरबार साहब को ऑक्शन कर दिया था, एक मतलब ऑक्शन आप जानती हैं, मतलब बेचने के लिए रख दिया था एक तरीके से। लेकिन जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, जब वो दरबार साहब में जाते हैं तो एक दिन अमृत वेले एक बहुत ब्राइट रोशनी आती है, आसमान तक जाती है, और फिर दरबार साहब की परिक्रमा में होते होते, दरबार साहब के कॉम्प्लेक्स में होते होते वो सीधा गुरु ग्रंथ साहब जी में वापस चली जाती है। सो दैट ब्रिटिश ऑफिसर नोस कि भाई ये इट इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग, हम नहीं कर सकते ऑक्शन, इसलिए ऑक्शन नहीं किया जाता। सो कई ऐसे अटैक्स रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, जब जो सच है उसको दबाने की कोशिश की गई है थ्रू नरेटिव्स। सो इतनी बेनतियाँ प्रवान करें जी। बोला चुका लिखे माँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।